वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में कि किस तरह से एटम जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जो मॉडर्न थ्योरी है मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, तो मॉडर्न व्यू क्या है मैग्नेटिज्म के बारे में कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस आर ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आजकल क्या पर्सपेक्टिव है कि एटम के पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो किस वजह से है, वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से है। ठीक है, तो इसको आप समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि एटम के न्यूक्लियस को ड्रा किया हुआ है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का है ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, यानी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, इस मोशन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, ये ऑर्बिटल मोशन सिमिलर है जिस तरह मून का मोशन है अराउंड दी अर्थ। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन के ऊपर स्पिन भी करता है। ठीक है, तो उसके पास स्पिन मोशन भी है जैसे यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, यानी ये स्पिन मोशन बेसिकली सिमिलर है जिस तरह गुड्डू घूमता है या जिस तरह फैंस के ब्लेड्स घूमते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम के पास क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यानी एटम बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस या रिवॉल्व करता है, आया ये सिमिलर नहीं है एक करंट कैरिंग लूप के। ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर है एक करंट कैरिंग लूप के। तो हमने देखा था पिछले चैप्टर्स में कि एक करंट कैरिंग लूप क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि एक करंट कैरिंग लूप को लिया हुआ है। ठीक है, 3 डायमेंशन में बेसिकली ये कॉइल क्या है, हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल को जानते हो, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इस डायरेक्शन में अपना थंब कर ले, ठीक है, तो आपके जो फिंगर्स है वो किस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, वो बेसिकली कॉइल से ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉइल से ऊपर की तरफ निकल रही है। ठीक है, और इस साइड पे एंटर हो रही है। ठीक है, तो जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, यानी कॉइल के टॉप पे, और बॉटम पे क्या बन जाएगा, नीचे साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि करंट कैरिंग वायर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गए, 2 पोल्स बन गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, यानी ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक डाइपोल का क्या मतलब है कि इसके पास 2 पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मोशन करता है अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व करता है, तो चूंकि ये सिमिलर है इस करंट कैरिंग कॉइल के, ठीक है, तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी हर एटम के अंदर अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और हर एटम अब क्या होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यानी उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसके 2 पोल्स होंगे। ठीक है, तो अब हर एटम क्या बन गया, एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किससे कहते हैं, इट इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, यानी ये जो मैग्नेटिक डाइपोल बन गया, अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, यानी लेट्स से अगर इस करंट के कॉइल में करंट ज्यादा हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी ज्यादा होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है ना, और या अगर करंट कम होगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, अब वो किस तरह से मालूम करते हैं कि आपने क्या करना है कि इस करंट कैरिंग कॉइल में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अब अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे तो आपका थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे आ जाए तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा। ठीक है, एम या म्यू से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं म्यू ऑर्बिटल, ठीक है, या एम ऑर्बिटल। और यहाँ पे स्पिन मोशन की वजह से भी एक डाइपोल मोमेंट बनेगा। ठीक है, उसको हम म्यू स्पिन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या एम स्पिन से। ठीक है, तो जो टोटल मोमेंट हो जाएगा, ठीक है, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो बेसिकली किसकी वजह से होगा, वो म्यू ऑर्बिटल प्लस म्यू स्पिन की वजह से होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से एटम के पास क्या जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अब अगर आप लोग न्यूक्लियस को देख ले तो न्यूक्लियस के अंदर भी तो न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी स्पिन मोशन करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स की
स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है, लेकिन वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो इस वजह से उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और जो टोटल नेट है वो हम क्या लेते हैं, वो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, ठीक है। यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है वो यही है कि इसमें भी जो मेन फैक्टर है वो ये स्पिन वाला है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की वजह से ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑर्बिटल मोशन। अब ये जितनी भी बातें हमने कर ली ये उन एटम्स के लिए थी जिनमें जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसे केसेस को देख लेते हैं जहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब अनपेयर्ड से मेरा क्या मतलब है, जैसे अगर लेट्स से मिसाल के तौर पे आप सोडियम एटम को लेते हैं, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1:2, 2:2, 2p6, 3s1। सोडियम के लास्ट शेल में अब क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये अनपेयर्ड है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से कोई एटम ऐसा है कि जिसके लास्ट शेल में, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अब वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लिया हुआ है, ठीक है, और उनके ऑर्बिटल मोशंस को जो है वो दिखाया है, ठीक है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। स्पिन को भी मैंने इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देख ले, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, यानी इसका फील्ड ये है। इस इलेक्ट्रॉन की फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और इस वजह से ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। यानी एक सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मोशन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे वो भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट रिजल्ट क्या बन जाता है, जीरो, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस को फिर हम क्या बोलते हैं, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनमें क्या होता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाता है, ठीक है, तो उनको फिर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये कहानी समझ में आनी चाहिए कि एटम के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरह आ जाती है, ठीक है, किस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है, ठीक है। अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो टाइप है वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है कि हर एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। यानी हमने देख लिया कि इनमें क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें क्या बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को यहाँ पे हमने क्या किया है कि एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फील्ड जब हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो उस केस में ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स होते हैं ये रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, यानी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होते। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। यानी रेंडम ओरिएंटेशन की वजह से एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। और जब हमने क्या किया होता है, कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया होता है तो उस केस में मटेरियल का, यानी एज अ होल मटेरियल का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है, ठीक है। यानी एक सिंगल एटम के पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल्स है। लेकिन जब हम होल इस वॉल्यूम को देखेंगे तो इस केस में क्या होगा कि इसके पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके डाइपोल जो है वो डिसऑर्डर्ड है, ठीक है। अब क्या होगा कि हम अगर इसको एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो अब जो इसके मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर देते हैं, क्या करते हैं, खुद को अलाइन कर देते हैं, ठीक है। अब ये सब्सटेंस क्या बन गया, अब ये एक मैग्नेट बन गया। यानी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेंडम ओरिएंटेशन की वजह से इसके पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लिया, अब इसके मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइन हो गए, बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। तो अब जो है ये मटेरियल के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और इस तरह के सब्सटेंस को बेसिकली क्या करता है कि जो मैग्नेट होता है, एक्सटर्नल मैग्नेट हम लेके आते हैं, वो वीकली अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है। और क्यों वीकली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके जो डाइपोल्स होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेट के डायरेक्शन में ही ओरिएंट हो जाते हैं, ठीक है। अब किस तरह से ओरिएंट होते हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि एक एटम को लिया हुआ है, ठीक है,
एक एटम को लिया हुआ है और उसके मैग्नेटिक डाइपोल को मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे मैं एक बार मैग्नेट को लेके आ रहा हूँ, ठीक है। जब मैं बार मैग्नेट को करीब लेके आऊंगा, ठीक है, ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल कर देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या लग गए, इस मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर दो फोर्सेस लग गए, ठीक है, यानी एक कपल लग गया इसके ऊपर। तो इसमें क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इस मैग्नेटिक डाइपोल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये ओरिएंट कर देगा अपने आप को, यानी इस डायरेक्शन में इस तरह से इस एक्सटर्नल फील्ड में रोटेट कर जाएगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है उनमें जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो ओरिएंट कर देते हैं अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स क्या क्या है, वो एल्यूमिनियम है, एंटीमनी है, ठीक है। अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम रिमूव कर देंगे तो इनकी जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक डाइपोल्स की वो दोबारा इस डिसऑर्डर अरेंजमेंट में आ जाएगी, ठीक है, और ये मटेरियल अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एटम्स के पास एनर्जी आती है, उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का वो बढ़ जाता है, ठीक है, एटम्स फास्ट फास्ट वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट था ये अब फिर से डिसऑर्डर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ये बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि टेम्परेचर अप्लाई करने से किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है, ठीक है, वो डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है, डीमैग्नेटाइज। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्ट में हमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की मटेरियल्स को फिर हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। इनके एग्जांपल्स क्या है, कॉपर हो गया, जिंक, बिस्मथ, ठीक है। अब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एरो हमने ड्रा नहीं किया, ठीक है, यानी इन एटम्स के पास क्या है, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है। अब जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इसके जो डाइपोल्स थे वो क्या कर जाएंगे, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मटेरियल को ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है वो क्या करेगा, वो इसको वीकली रिपेल करेगा, ठीक है, यानी अगर हम इसके करीब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके आएंगे वो इसको वीकली रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि इसके जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये सवाल भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे तो मैग्नेटिक डाइपोल्स ने एक दूसरे को कैंसिल किया था जब हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, तो जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ही नहीं इनके पास तो किस तरह से ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है ये इस डायरेक्शन में फिर ओरिएंट हो गए, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे देख लेते हैं और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं फेराडेज और लेंज लॉ की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के दो इलेक्ट्रॉन्स को लिया हुआ है, ठीक है, जो कि पेयर्ड है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। दोनों का जो ऑर्बिटल मोशन होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जो है रिवॉल्व कर रहा है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो इस डायरेक्शन में है और इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में अपोजिट में है, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये ऊपर हमने देख लिया, ठीक है। अब जब हम इस बार मैग्नेट को इस डायरेक्शन में लेके आएंगे, ठीक है, तो इन दो कोइल्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। क्यों इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फेराडेज लॉ में हमने देखा था कि जब हम एक कॉइल के करीब एक मैग्नेट लेके आते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, और वो ईएमएफ क्या करता है, जो उसका कॉज है उसको अपोज करता है, ठीक है। अब ये जो दो कोइल्स है ये इस बार मैग्नेट को कैसे अपोज कर सकते हैं कि ये दोनों अगर इधर एक नॉर्थ पोल बना ले, ठीक है, यानी हम इस नॉर्थ पोल को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो ये दोनों कोइल्स अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल बना ले तो ये इस नॉर्थ पोल को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, यानी अपने खास को क्या कर देंगे, अपोज कर देंगे। वो किस केस में पॉसिबल है, ठीक है, वो किस केस में पॉसिबल है कि अगर इन दोनों कोइल में जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका डायरेक्शन ये हो, ठीक है, दोनों में उसका सेम डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन फेराडेज लॉ, ये आप लोगों ने पढ़ा। अब इस कॉइल के लिए देख ली, इस कॉइल के लिए इसमें जो पहले से करंट था यानी पहले जो इलेक्ट्रॉन का मोशन था वो इस डायरेक्शन में था, इंड्यूस भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों एड अप हो जाएंगे और तभी इस यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसको बड़ा शो किया हुआ है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को देख ले, ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा था, इसका करंट इस डायरेक्शन में था और इंड्यूस ईएमएफ का कौन सा डायरेक्शन है, ये है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, थोड़ा
इसको छोटा शो किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो ये है, इसकी वजह से ये है, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो लार्जर है, इसका कम है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से। तो अब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे तो तभी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे कि इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम था। इस केस में दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो जो इलेक्ट्रॉन मोशन है उसके अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो म्यू नेट है वो जीरो नहीं है और इसके पास कोई ना कोई अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। और ये कब? जब हम मैग्नेट इसके करीब लेके आते हैं, ठीक है ना। यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं होता तो उस केस में कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन जब हम लेके आते हैं तो फिर इनके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। और वो क्यों होता है? इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, कि फिर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई है तो दोबारा इसको देख ले या आप लोग कॉमेंट्स में क्वेश्चन पूछ ले। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो ये मैग्नेट वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। यानी इसके जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे वो फिर डिसऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इन डाइपोल्स को हम बोलते हैं टेम्पररी डाइपोल्स, ठीक है। टेम्पररी डाइपोल्स यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने के बाद जो है इसमें प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। जो पैरामैग्नेटिक के केस में थे वो मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में भी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इसलिए ये जो डाइपोल्स थे इनको हम परमानेंट डाइपोल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, डाइपोल्स प्रेजेंट है, हाँ, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, ठीक है। यानी इसकी ओरिएंटेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, ठीक है। अब डोमेन क्या होता है इसको देख लेते हैं। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो रहा था कि उसके जितनी भी मैग्नेटिक डाइपोल्स थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं थे, अलाइन नहीं थे, ठीक है। सारे डिसऑर्डर थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से मैं इस रीजन को उठाता हूँ, ठीक है। तो इस रीजन में जितने भी एटम्स है उन सब के डाइपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एक ही डायरेक्शन में होता है। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई नहीं किया हुआ है, एटम्स के कुछ रीजन्स होते हैं जिन रीजन्स में सारे एटम्स के डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, अलाइन होते हैं, ठीक है। और इन रीजन्स को फिर हम बोलते हैं डोमेन्स, ठीक है ना, डोमेन्स। तो सारों के जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है वो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको एक ही एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनका कंबाइन एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अब एक डोमेन का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर के करीब होता है, ठीक है, या इससे कम होता है, ठीक है। और इस एक डोमेन में यानी एक छोटे डोमेन में 10 पावर 12 से लेके 10 पावर 16 तक एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है, जिन जो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, ठीक है, जिनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए एक दूसरे को रिइंफोर्स करते हैं, एडअप हो जाते हैं और एक बड़ा सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक चंक को ले लें, ठीक है, एक पीस को ले लें इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के और उसमें देख ले तो उसमें क्या होता है कि जो डोमेन्स होते हैं ना फिर ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते, ठीक है। किसकी डायरेक्शन ये होती है, किसकी अलाइनमेंट ये होती है, ठीक है। यानी ये भी डोमेन जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह फिर डिसओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। एक डोमेन के अंदर जितनी भी एटम्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती है, पर डोमेन्स एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होते, ठीक है। तो इस वजह से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है उनका भी कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो जीरो होता है। अब यहाँ पे जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं ये बिल्कुल इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। और ये मटेरियल मैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है। तो इस मटेरियल को फिर हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसको स्ट्रांगली क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट, क्योंकि इसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलाइन हो चुके हैं। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स में आयरन आता है, ठीक है, Fe, निकल हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, और एक हो गया अल्नीको, ठीक है। अब अल्नीको क्या है, अल्नीको एक अलॉय है, ठीक है। और किस चीज़ का अलॉय है, अलॉय है आयरन का, निकल का, कोबाल्ट का और एल्यूमिनियम का, ठीक है।
तो अल्निको भी एक एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। अब अगर लेट से टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर के इफेक्ट को देख लेते हैं और हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो जैसे मैंने ऊपर बता दिया टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एटम के पास एनर्जी आ जाएगी, उनकी वाइब्रेशन जो है वो तेज़ हो जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा वाइब्रेशन का, और ये जो डोमेन्स थे ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होने की बजाय इनका मिस अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एटम्स अब फास्टर वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। अब जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ये अलाइनमेंट जो है ये ख़राब होता जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा कि जिसके ऊपर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी इसकी मैग्नेटिज्म कम हो जाएगी, और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर या इससे ऊपर के टेम्परेचर पे क्या होगा, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से उसकी जो अलाइनमेंट थी वो ख़राब हो गई, ठीक है। और अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन की जो क्यूरी टेम्परेचर है वो 750 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है, यूजुअली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ही क्लास है, ठीक है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं कि जिनको हम ईजिली जो है मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है, यानी इनके जो डोमेन्स होते हैं वो ईजिली अलाइन होते हैं इन दी एक्सटर्नल फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। और फिर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो ये वापस भी अपने मैग्नेटाइजेशन को लॉस करते हैं, यानी जल्दी अपनी अनअलाइन पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे आयरन एग्जांपल हो गया। अब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं कि जिनको अलाइन करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है, यानी हमें बाहर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, तब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगे, ठीक है, यानी इनको एक डायरेक्शन में अलाइन करना आसान नहीं होता। और जब हम फील्ड को रिमूव करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जाएंगे बल्कि अलाइनमेंट को रिटेन करेंगे, ठीक है, यानी इनमें मैग्नेटिज्म रह जाएगा इवन आफ्टर रिमूविंग दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इनके क्या क्या एग्जांपल्स है, स्टील हो गया और अल्निको हो गया, ठीक है, ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स है। अब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं कि जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करना हो, ठीक है, यानी जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करें तो हम चाहते हैं कि मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाए मटेरियल में, ठीक है। कहाँ कहाँ कैसी एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। तो इनमें हम चाहते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है वो मैग्नेट रिमूव करने के बाद ख़त्म हो जाए, ठीक है। और क्यों हम ऐसा चाहते हैं तो वो हम हिस्टेरेसिस कर्व में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हार्ड मटेरियल्स की क्या एप्लीकेशंस है, यूजुअली जो हार्ड मटेरियल्स है वो वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है कि जहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स, यानी हम चाहते हैं कि अगर हम मैग्नेट या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर दे इनमें मैग्नेटिज्म रह जाए, क्योंकि हमने परमानेंट मैग्नेट्स ही बनाने, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स। यूजुअली जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो स्टील के बने होते हैं। अब लास्ट ये जो स्क्रीनशॉट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होगा कि जिनको पता है कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप 1A और 2A है, ठीक है, ग्रुप 1A और 2A, इसमें सारे मटेरियल जो है वो क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन और बेरिलियम के अलावा सारे क्या है वो पैरामैग्नेटिक है, हाइड्रोजन और बेरिलियम डायमैग्नेटिक है, ठीक है। इस साइड पे जो 3A से लेके 8 तक जो ग्रुप्स है इनमें सारे डायमैग्नेटिक है एक्सेप्ट ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और टिन, ये तीन क्या है, ये तीन पैरामैग्नेटिक है। तो ये दो ग्रुप्स और फिर ये 6 ग्रुप्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर ये जो पीरियड है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इसको तो आप इग्नोर करें, ठीक है, इसमें सारे पैरामैग्नेटिक है एक्सेप्ट आयरन, कोबाल्ट और निकल जो कि फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे हम हिस्टेरेसिस कर्व को डिस्कस करेंगे।